एक दिन कल्पना कीजिए कि आप अपने घर से बाहर निकलते हैं और साधारण नीले आसमान की जगह आपको आकाश में एक बहुत ही चमकीली विशाल रेखा दिखाई देती है। क्षितिज के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक ये रेखा सुबह हो या रात साफ दिखाई देती है। आपको लगेगा कि यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन है, लेकिन आपकी जानकारी के बिना कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद पृथ्वी पहले ऐसी ही दिखती थी। लंबे समय से हम शनि ग्रह को उसकी खूबसूरत छल्लों वाले ग्रह के रूप में जानते हैं, लेकिन शोधकर्ताओं के नए अध्ययनों के अनुसार यह संभव है कि हमारे ग्रह के पास भी लाखों साल पहले अपनी खुद की अंगूठी थी। ये सिर्फ एक साधारण अटकल नहीं है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पाए गए प्राचीन प्रभाव क्रेटरों के अध्ययन में कुछ वैज्ञानिकों ने एक अजीब पैटर्न देखा, और यह है क्रेटरों की व्यवस्था, जो ऐसा संकेत देती है कि कभी पृथ्वी के चारों ओर बड़ी मात्रा में सामग्री घूम रही थी। अगर यह व्याख्या सही है तो अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ी टक्कर के बाद एक रिंग बन गई होगी। संभव है कोई क्षुद्र ग्रह या बड़ा खगोलीय पिंड पृथ्वी के करीब आया हो और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से टूट गया हो और उसके टुकड़े तुरंत जमीन पर नहीं गिरे। इसके बजाय वे पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहे और धीरे धीरे एक विशाल रिंग सिस्टम बन गया। कुछ अध्ययनों के अनुसार ऐसा सिस्टम पूरी तरह से गायब होने से पहले 10 मिलियन साल से भी ज्यादा समय तक रह सकता है। इसका मतलब है कि बहुत लंबे समय तक आसमान का नजारा आज जो हम देखते हैं उससे बिल्कुल अलग था। अगर सच में पृथ्वी के पास पहले रिंग थी तो वो कैसी दिखती, यही हम जानेंगे। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, ये हमारे जैसे क्रिएटर्स के लिए बहुत अहम है। बहुत धन्यवाद। और अब हम शुरू करते हैं। अगर पृथ्वी के चारों ओर पहले रिंग होती तो वह शनि जैसी नहीं होती, क्योंकि शनि के छल्ले ज्यादातर बर्फ से बने होते हैं, इसलिए वे बहुत चमकीले दिखते हैं। पृथ्वी के मामले में यह ज्यादा संभावना है कि उसके छल्ले पत्थर और धूल से बने होते, जिनमें सिलिकेट खनिजों की मात्रा ज्यादा होती। क्योंकि ये पत्थर ज्यादा रोशनी परावर्तित नहीं करते, इसलिए छल्लों का रंग ज्यादा फीका होता। चमकीले सफेद की बजाय ये ज्यादा राख जैसे रंग का दिखता, या फिर आसमान में लटकती हल्की सी लाल रंग की पट्टी जैसा। और ये नजारा आपकी ग्रह पर स्थिति के हिसाब से अलग अलग दिखेगा। अगर आप भूमध्य रेखा के पास हैं तो ये आसमान को पार करती एक पतली रेखा जैसी दिखती है, लेकिन जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं आपको इसका और बड़ा हिस्सा दिखाई देता है। कई जगहों पर यह एक बड़ा मेहराब लगता है जो आसमान का बड़ा हिस्सा घेरता है। मध्यम अक्षांश क्षेत्रों में यह आसमान के सबसे शानदार दृश्यों में से एक हो सकता है, क्योंकि यहाँ आप आसमान में एक स्थायी संरचना को साफ साफ देख सकते हैं जो कभी गायब नहीं होती और कई पीढ़ियों तक हर दिन दिखाई देती है। और जब रात आती है तो दृश्य और भी अनोखा हो जाता है। अंगूठी के अंदर की धूल और छोटे छोटे पत्थर पृथ्वी के उस हिस्से से आने वाली रोशनी को जो सूरज से रोशन है परावर्तित और फैला सकते हैं। इसी वजह से उन जगहों पर भी हल्की रोशनी हो सकती है जो आमतौर पर अंधेरे में होती। सीधे शब्दों में कहें तो रात शायद उतनी काली न हो जितनी हम आज के समय में देखने के आदी हैं। लाखों करोड़ों सालों तक प्राचीन जीव एक ऐसे आकाश के नीचे रहते थे जिसमें उनके ऊपर एक विशाल छल्ला लटका हुआ था। एक ऐसा दृश्य जो हमारे लिए सिर्फ कल्पना जैसा लगता है, लेकिन ये हमारे ग्रह के असली इतिहास का हिस्सा हो सकता है। फिर भी बिल्कुल सिर्फ एक अच्छी थ्योरी से वैज्ञानिक समुदाय को मनाया नहीं जा सकता, इसके लिए ठोस सबूत चाहिए। यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। जब भूवैज्ञानिकों ने ऑर्डोविशियन काल के दौरान बने चट्टानों की जांच की, जो पृथ्वी के इतिहास का एक प्राचीन युग था और लगभग 466 मिलियन साल पहले हुआ था, तो उन्होंने कुछ अजीब देखा। दुनिया भर में वे पदार्थ अचानक बढ़ गए जो आमतौर पर उल्कापिंडों से जुड़े होते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी विशेष समय अवधि में अंतरिक्ष से और भी ज्यादा चीजें हमारी पृथ्वी पर आई हों। कई दशकों तक सबसे आम व्याख्या ये थी कि मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित क्षुद्र ग्रह पट्टी में कोई बड़ा क्षुद्र ग्रह टूट गया था, तो टक्कर हुई और बहुत सारा मलबा फैल गया और उन टुकड़ों में से कुछ पृथ्वी से टकरा गए। यह व्याख्या काफी सरल लगती है, लेकिन जब शोधकर्ताओं ने प्राचीन प्रभाव गर्तों के स्थान का गहराई से अध्ययन किया तो एक पहेली सामने आने लगी। 2024 में ऑस्ट्रेलिया की एक शोध टीम ने
महाद्वीपों की पुरानी स्थिति को समझने के लिए आधुनिक कंप्यूटर मॉडल का उपयोग किया। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि पृथ्वी पहले जैसी नहीं दिखती थी। प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण महाद्वीप लाखों वर्षों से लगातार चलते रहते हैं, और जब वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के प्राचीन नक्शे के आधार पर स्थानों को व्यवस्थित किया तो एक अप्रत्याशित परिणाम सामने आया। पूरे ग्रह पर बेतरतीब ढंग से फैले होने के बजाय उन अधिकांश इम्पैक्ट क्रेटर्स का जमावड़ा प्राचीन भूमध्य रेखा के पास एक संकीर्ण हिस्से में दिखाई देता है। यहीं से वैज्ञानिकों ने सवाल उठाया कि अगर ये पत्थर अंतरिक्ष में किसी क्षुद्र ग्रह के टूटने से आए तो पृथ्वी के एक ही क्षेत्र में ज्यादा टकराव क्यों हुआ? सामान्य स्थिति में आप उम्मीद करेंगे कि मलबा ग्रह के अलग अलग हिस्सों में बिना किसी स्पष्ट पैटर्न के गिरेगा। ऐसा ही हम आधुनिक टकराव की घटनाओं में देखते हैं, लेकिन ऑर्डोविशियन काल के गड्ढों में कुछ अलग ही देखा गया। ऐसा लगता है कोई तंत्र था जो उन पदार्थों को पृथ्वी के खास क्षेत्र में गिरने के लिए निर्देशित कर रहा था। यहीं से प्राचीन पृथ्वी के छल्लों का विचार आया। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार ये संभावना है कि हमारे ग्रह के चारों ओर पहले बड़ी मात्रा में चट्टानें और मलबा घूम रहा था। जैसे जैसे ये सामग्री धीरे धीरे कक्षा से गिरती गई, उनके भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्रों में गिरने की संभावना भी बढ़ गई। असल में इसे अभी तक सिद्ध तथ्य नहीं माना गया है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि अवधारणा को पूरी तरह स्वीकारने से पहले और सबूत चाहिए, लेकिन सबसे अहम बात यही है, पहली बार एक स्पष्टीकरण सामने आया है कि लगभग आधा अरब साल पहले अजीब तरह के इम्पैक्ट क्रेटर का एक समूह क्यों बना। और अगर ये व्याख्या सही है तो हो सकता है कि आज जो क्रेटर हम देख रहे हैं वे सिर्फ एस्ट्रॉइड्स के निशान ना हों। संभव है ये किसी ऐसी चीज के निशान हों जो हमारे आसमान से पहले ही गायब हो गई थी। एक विशाल रिंग कभी पृथ्वी के चारों ओर घूमती थी और धीरे धीरे ग्रह का चेहरा बदलती गई। लेकिन क्षुद्र ग्रह के टूटने के सिद्धांत में एक बड़ी समस्या है। अगर एस्ट्रॉइड बेल्ट में बड़ा उल्का पिंड टूटा था और उसने लाखों करोड़ों टुकड़े फैलाए थे तो इसके निशान सिर्फ पृथ्वी नहीं बाकी ग्रहों पर भी दिखने चाहिए थे। हमें इसका असर मंगल और चांद पर भी देखना चाहिए। दरअसल मंगल एस्ट्रॉइड बेल्ट के पृथ्वी से भी करीब है। अगर पहले कभी एस्ट्रॉइड के टुकड़ों की भारी बारिश हुई थी तो लाल ग्रह पर इसके टकराने की संभावना और भी ज्यादा थी। चांद अंतरिक्ष में टक्करों का प्राकृतिक अभिलेखागार है, क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं होने से गड्ढे लंबे समय तक वैसे ही रहते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों ने सवाल किया कि क्या प्राचीन काल में सच में कोई असाधारण एस्ट्रॉइड घटना हुई थी, और अगर हुई तो मंगल व चांद पर ऐसे सबूत कहां हैं? 2020 के दशक की शुरुआत में शोधकर्ताओं ने पृथ्वी, मंगल और चांद के 2 दर्जन बड़े गड्ढों का अध्ययन किया ताकि देखा जा सके कि क्या पिछले 600 मिलियन वर्षों में टक्कर की घटनाओं में कोई समान वृद्धि हुई है। नतीजा चौंकाने वाला था। जहां पृथ्वी पर लगभग 466 मिलियन साल पहले टक्कर के रिकॉर्ड्स में एक असामान्य बढ़ोतरी देखी गई, वहीं मंगल और चांद पर ऐसा कोई स्पष्ट पैटर्न नहीं दिखा। इस वजह से वैज्ञानिकों की राय बढ़ गई। कुछ लोग मानते हैं कि पृथ्वी पर क्रेटरों का समूह बनना सिर्फ एक संयोग हो सकता है। कुछ क्षेत्रों में इम्पैक्ट साइट्स बेहतर संरक्षित रही होंगी, इसलिए वहां आज ज्यादा सबूत दिखते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो हो सकता है कि वहां वास्तव में ज्यादा एस्ट्रॉइड नहीं गिरे हों, शायद बस वहां के क्रेटर समय के साथ ज्यादा अच्छी तरह से बच गए हों। लेकिन एक और भी अजीब व्याख्या है। क्या होगा अगर उन पत्थरों का स्रोत मंगल और बृहस्पति के बीच दूर कहीं एस्ट्रॉइड के टूटने से नहीं था? क्या होगा अगर वही घटना पृथ्वी के पास ही हुई हो? यहीं पर पृथ्वी के छल्लों की अवधारणा आती है। कुछ शोधकर्ताओं की परिकल्पना के अनुसार हो सकता है कि एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड हमारी पृथ्वी के बहुत करीब आ गया हो। यह सीधे टकराया नहीं था, वह एक नाजुक दूरी पर पहुंचा जहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण प्रभावी हो गया। जब कोई बड़ा वस्तु किसी ग्रह के बहुत करीब आ जाती है तो उस पर खिंचाव की ताकत समान नहीं होती। पृथ्वी का आकर्षण पास वाले हिस्से पर ज्यादा और दूर वाले हिस्से पर कम होता है। इसे ज्वारीय बल कहते हैं। इसी सिद्धांत के कारण चंद्रमा के प्रभाव से महासागरों में ज्वार और भाटा आती हैं। आमतौर पर क्षुद्र ग्रह का गुरुत्वाकर्षण उसे एक साथ जोड़े रखता है, लेकिन जब यह किसी ग्रह के बहुत करीब आ जाता है तो ज्वारीय बल हावी हो सकता है और यह धीरे धीरे टूट सकता है।
वैज्ञानिकों ने इसे रोश सीमा कहा है। ये वह सीमा है जहां से ग्रह का गुरुत्वाकर्षण हावी होने लगता है, किसी वस्तु के एक साथ जुड़े रहने की क्षमता। सीमा पार करने पर क्षुद्र ग्रह हजारों टुकड़ों में बंट सकता है। यहीं से कहानी का अनोखा हिस्सा शुरू होता है। इसके बजाय कि टुकड़े तुरंत सौरमंडल में अलग अलग दिशाओं में बिखर जाएं, संभव है कि इनमें से कई पृथ्वी के आसपास ही बने रहें। शुरुआत में उनका चलना बहुत अव्यवस्थित था। कुछ टुकड़े ग्रह के पास कुछ दूर जा रहे थे और कुछ की कक्षा लंबी व अनियमित थी। लेकिन समय के साथ ये मलबे लगातार एक दूसरे से टकराते रहे। हर टक्कर के साथ उनकी कक्षाओं की अव्यवस्था कम होती गई। धीरे धीरे वे एक अधिक स्थिर गति में व्यवस्थित होने लगे, जब तक कि उन्होंने पृथ्वी के चारों ओर एक चौड़ी और गोलाकार डिस्क नहीं बना ली। और ये भूमध्य रेखा के आसपास ही क्यों बना? क्योंकि हमारा ग्रह पूरी तरह से गोल नहीं है। पृथ्वी अपने मध्य भाग में ध्रुवों की तुलना में थोड़ी चौड़ी है। इसी कारण ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का मलबे पर छोटा पर अहम असर पड़ता है। लाखों वर्षों में यह प्रक्रिया धीरे धीरे टुकड़ों की दिशा को सीधा कर देती है, जब तक कि लगभग सभी एक ही कक्षीय तल में नहीं आ जाते। नतीजा, ग्रह के चारों ओर पत्थर और धूल की विशाल वलय घूमती है। अगर यह सिद्धांत सही है, तो वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किए जा रहे इम्पैक्ट क्रेटर सिर्फ यादृच्छिक क्षुद्रग्रह टक्करों के साधारण निशान नहीं हो सकते। हो सकता है कि वे एक प्राचीन रिंग सिस्टम के अंतिम टुकड़े हों, जिसने कभी पृथ्वी को शनि ग्रह जैसी दिखावट दी थी। और चौंकाने वाली बात यह है कि पृथ्वी ही अकेला ऐसा ग्रह नहीं है जिसके पास कभी रिंग सिस्टम रहा हो। कुछ अध्ययन बताते हैं कि मंगल भी इस चरण से गुजर चुका है। कुछ ग्रह वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल का छोटा चंद्रमा, जिसे फोबोस कहा जाता है, समय के साथ धीरे धीरे ग्रह के और करीब आ रहा है। यह हमेशा अपनी वर्तमान कक्षा में नहीं रहेगा। दूर भविष्य में यह संभव है कि यह मंगल के बहुत करीब पहुंच जाए। जब ऐसा होगा तो ग्रह का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा की संरचना पर हावी हो सकता है और यह धीरे धीरे टूटकर बिखर सकता है। एक चांद के बजाय मंगल के पास पत्थर और धूल से बनी एक विशाल अंगूठी हो सकती है। कुछ मॉडलों से पता चलता है कि अंगूठी बनने के बाद उसके अधिकांश पदार्थ वापस मंगल की सतह पर गिर सकते हैं। बाकी हिस्सा फिर से इकट्ठा होकर नए चांद बना सकता है। इसी वजह से कुछ वैज्ञानिकों को संदेह है कि यह प्रक्रिया मंगल के इतिहास में कई बार हो चुकी है। और अगर यह लाल ग्रह पर संभव है, तो स्वाभाविक रूप से एक और सवाल उठता है, क्या यह पृथ्वी पर भी हुआ था? वर्तमान में हमारे चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में सबसे अधिक स्वीकार्य व्याख्या है जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। इसके अनुसार लगभग 4.5 अरब साल पहले एक विशाल प्रोटोप्लैनेट, जिसे वैज्ञानिक आमतौर पर थिया कहते हैं, युवा पृथ्वी से टकराया था। वो टक्कर बहुत जबरदस्त थी। बहुत सारी चट्टानें और मलबा पृथ्वी की कक्षा में फेंक दिया गया। लंबे समय तक वे सभी सामग्री पृथ्वी के चारों ओर घूमती रहीं। हमारे ग्रह के चारों ओर वे इकट्ठा होकर आज जो चांद हम देखते हैं, उसका निर्माण हुआ। आधुनिक ग्रह विज्ञान के अनुसार पृथ्वी के इतिहास में एक समय था जब ये भारी मात्रा में कक्षा में घूम रहे मलबे से घिरी थी। और अगर वह पहले हो चुका है, तो यह असंभव नहीं है कि उसी प्रक्रिया का एक और छोटा संस्करण फिर से हुआ हो, सैकड़ों मिलियन साल बाद, जब चांद बन चुका था। प्राचीन पृथ्वी के छल्लों का विचार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये केवल प्रभाव क्रेटरों को ही नहीं समझाता। संभव है इसका संबंध ग्रह की जलवायु से हो। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार मोटा छल्ला पृथ्वी तक पहुंचने वाली सूर्य की रोशनी को आंशिक रूप से रोक सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया अंधेरे में डूबेगी, लेकिन अगर ग्रह पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा में थोड़ा सा भी बदलाव हो जाए, तो लाखों करोड़ों सालों के जलवायु घटनाओं में इसका बहुत बड़ा असर हो सकता है। कुछ अध्ययन इस संभावना को देख रहे हैं कि इस समय का संबंध ऑर्डोविशियन काल के अंतिम हिस्से में हुई तीव्र वैश्विक ठंड से हो सकता है। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि इसे अभी तक सिद्ध तथ्य नहीं माना गया है। वैज्ञानिक समुदाय में अब भी यह बहस जारी है कि संभावित छल्लों की भूमिका अन्य कारकों जैसे वायुमंडलीय परिवर्तन और प्राकृतिक जलवायु प्रक्रियाओं की तुलना में कितनी बड़ी थी। और अगर पृथ्वी के पास पहले कभी छल्ले थे, तो अब वे क्यों नहीं हैं? इसका जवाब सीधा है।
अंतरिक्ष में कोई भी छल्ला स्थायी नहीं होता, यहाँ तक कि शनि के प्रसिद्ध छल्ले भी हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। पृथ्वी के मामले में ये छल्ले और भी जल्दी गायब हो जाते। जब पत्थर और धूल ग्रह के चारों ओर घूमते हैं तो वे अलग अलग गुरुत्वाकर्षण प्रभावों के कारण धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खो देते हैं। कुछ की कक्षा नीचे गिरने लगती है, वहीं कुछ पर वायुमंडल की सबसे पतली परत का असर पड़ता है। लाखों करोड़ों सालों में ये पदार्थ धीरे धीरे वापस ग्रह पर गिरने लगते हैं। अधिकतर तो बारीक धूल बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ बड़े टुकड़े भी कक्षा से वापस आते हैं। सोचिए, अगर आप उस समय वहां होते तो दृश्य कैसा होता। रात में आकाश में एक चमकदार रेखा दिखती थी जो चारों ओर फैलती थी। फिर अचानक एक जलती हुई आग का गोला आकाश को पार करता और फिर एक और। ये बहुत लंबे समय तक चलता रहता। प्राचीन जीवों के लिए जो पृथ्वी पर रहते थे, ऐसा लग सकता था जैसे खुद आकाश धीरे धीरे गिर रहा हो। और वे क्रेटर जो वैज्ञानिकों ने आज खोजे हैं, वे शायद उस असाधारण अध्याय के कुछ शेष निशान हैं जो हमारे ग्रह के इतिहास में घटित हुआ था। एक ऐसा समय था जब पृथ्वी के पास केवल चांद ही नहीं था, बल्कि शायद अपनी खुद की एक वलय भी था जिसे दुनिया के हर कोने से देखा जा सकता था। लेकिन भले ही पृथ्वी के चारों ओर एक विशाल वलय बन भी गई हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा के लिए बनी रहेगी। असल में अपने अस्तित्व के पहले दिन से ही पूरे सौरमंडल में घूम रही शक्तियां इसे धीरे धीरे नष्ट कर रही थीं। इसका एक मुख्य दुश्मन सूरज है। हमारा तारा सिर्फ रोशनी और गर्मी ही नहीं भेजता, ये लगातार आवेशित कण भी छोड़ता रहता है जो सौर पवन के रूप में अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं। जब ये कण रिंग में मौजूद धूल और छोटे पत्थरों से टकराते हैं तो उनकी विद्युत आवेश में बदलाव आ जाता है। इनमें से कुछ पदार्थ पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित हो सकते हैं और धीरे धीरे अपनी मूल कक्षा से हट सकते हैं। अगर प्राचीन पृथ्वी की सतह से देखा जाए तो यह वायुमंडल के ऊपरी हिस्सों में हल्की रोशनी पैदा कर सकता था। यह आज के समय में ध्रुवों के पास दिखने वाले ऑरोरा जितना तेज नहीं था, लेकिन शायद रात में एक अलग सी चमक देने के लिए काफी था। और हर छोटे कण के छल्ले से बाहर जाने के साथ साथ ये धीरे धीरे खत्म भी हो रहा था। लेकिन इसमें सिर्फ सूरज ही भूमिका नहीं निभा रहा था, बल्कि चांद भी शामिल था। जब भी ये पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तो कक्षा में मौजूद मलबे पर इसका छोटा लेकिन लगातार प्रभाव पड़ता है। लाखों करोड़ों सालों में चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का बार बार खिंचाव छल्ले के पदार्थों की गति में बदलाव ला सकता है। कुछ कण पृथ्वी से दूर फेंके जा सकते हैं, कुछ अंदर खींचे जा सकते हैं। इसी वजह से एक रिंग सिस्टम का आकार हमेशा सही और परफेक्ट नहीं रहता। यह धीरे धीरे छिद्रित हो जाता है, पतला हो जाता है और आखिरकार गिर जाता है। इसी कारण कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर ऑर्डोविशियन काल में पृथ्वी के पास रिंग थी भी तो वो शायद कुछ करोड़ साल से ज्यादा नहीं टिक पाई। उसके बाद वो धीरे धीरे गायब हो गई। अब चलिए एक और मजेदार सवाल सोचते हैं। क्या होता अगर आज के समय में भी पृथ्वी के पास रिंग होती? पहली नजर में यह बहुत सुंदर लगता है, हमारे आसमान में एक स्थायी सजावट, एक दृश्य जो निश्चित रूप से हमारे ग्रह का प्रतीक बन जाएगा। लेकिन असलियत में यह कई समस्याएं ला सकता है। हमारी लगभग सारी आधुनिक तकनीकें सैटेलाइट्स पर निर्भर करती हैं। जीपीएस, इंटरनेट, मौसम की भविष्यवाणी, टेलीकम्युनिकेशन, एविएशन और शिपिंग के लिए नेविगेशन सिस्टम, ये सब अंतरिक्ष में परिक्रमा कर रहे उपकरणों पर निर्भर करता है। अब सोचिए, करोड़ों पिरामिड, पत्थर के टुकड़े और धूल के कण लगातार पृथ्वी और उन सैटेलाइट्स के बीच घूम रहे हैं। यहाँ तक कि एक छोटा सा कण भी जो बहुत तेजी से घूम रहा हो, कक्षा में मौजूद कीमती उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकता है। नई सैटेलाइट लॉन्च करना और भी जटिल, महंगा, खतरनाक हो जाएगा और ज्यादा मिशन असफल हो सकते हैं। सीधे कहे तो आज की आधुनिक दुनिया को चलाना और कठिन हो जाएगा। सिर्फ तकनीक ही प्रभावित नहीं होगी, जलवायु भी बदल सकती है। कुछ सैद्धांतिक मॉडलों के अनुसार एक मोटी रिंग पृथ्वी के कुछ क्षेत्रों में पहुंचने वाली सूर्य की रोशनी के एक छोटे हिस्से को रोक सकती है। यह छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन जलवायु विज्ञान में औसत तापमान में केवल 1 या 2 डिग्री का बदलाव भी मौसम के पैटर्न, पारिस्थितिकी तंत्र और कृषि पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। कुछ जगहों पर ठंडा मौसम लंबा चल सकता है
बारिश का वितरण भी बदल सकता है और वे जीव जो नियमित धूप पर निर्भर करते हैं वे भी प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा जलवायु नहीं है, बल्कि वे चीजें हैं जो छल्ले से गिरती हैं। अधिकांश मलबा वायुमंडल में साधारण उल्का की तरह जल जाएगा। पृथ्वी से यह सुंदर आतिशबाजी जैसा दिखेगा जो लगभग हर रात दिखता है, लेकिन सभी टुकड़े छोटे नहीं होते। कभी-कभी कुछ बड़े टुकड़े वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद भी बच सकते हैं, और जब ऐसा होता है तो ये साधारण टूटता तारा नहीं रह जाता, ये एक टक्कर की घटना बन जाता है। सिर्फ कुछ दर्जन मीटर आकार का एक पत्थर भी किसी शहर में भारी तबाही मचा सकता है। अगर और बड़ा पत्थर गिरे तो उसका असर पूरी दुनिया में दिख सकता है। इसलिए भले ही कल्पना में एक पृथ्वी जिसके अपने छल्ले हों बहुत सुंदर लगती है, विज्ञान यह भी दिखाता है कि इसके साथ खतरा भी जुड़ा हुआ है। शायद यही वजह है कि प्राचीन क्रेटर और भूवैज्ञानिक सुराग जिन्हें आजकल शोधकर्ता अध्ययन कर रहे हैं इतने महत्वपूर्ण हैं। वे सिर्फ ये नहीं जानना चाहते कि पृथ्वी के पास कभी छल्ले थे या नहीं, वे ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सैकड़ों मिलियन साल पहले हुई एक घटना ने हमारे ग्रह की जलवायु, आकाश और खुद जीवन के इतिहास को कैसे बदल दिया हो सकता है। जीवन का एक और पहलू है जो शायद अलग होता अगर पृथ्वी के पास आज भी छल्ले होते। इसका संबंध हमारे अंतरिक्ष अध्ययन से है। वर्तमान में हम उपग्रह, स्पेस टेलीस्कोप और रोबोटिक जांचों को सौर मंडल के विभिन्न हिस्सों में भेज सकते हैं, क्योंकि हमारे ग्रह के चारों ओर की जगह काफी साफ सुथरी है। लेकिन सोचिए, अगर पृथ्वी और ऊंची कक्षा के बीच पत्थरों और धूल का एक बहुत बड़ा घेरा घूम रहा होता, हर रॉकेट लॉन्च करना और भी जटिल हो जाता। ज्यादा खतरे होते, ज्यादा रुकावटें आती। पृथ्वी से किसी अंतरिक्ष यान का बाहर निकलना भी सटीक समय का इंतजार करता, ताकि मलबे से टकराने से बचा जा सके। कुछ प्रकार की अंतरिक्ष संचार भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। जब कक्षा में बहुत सारे कर होते हैं तो अंतरिक्ष में उपकरणों द्वारा भेजे और प्राप्त किए जा रहे कुछ सिग्नलों में बाधा आ सकती है। बिना असली रिंग सिस्टम का अध्ययन किए प्रभाव बताना मुश्किल है, लेकिन यह साफ है कि संचालन अभी से ज्यादा कठिन होगा। धरती से किया जाने वाला खगोल अध्ययन भी प्रभावित हो सकती है। अब टेलीस्कोप बहुत दूर की आकाशगंगाओं, नीबुला और अन्य ब्रह्मांडीय वस्तुओं से आने वाली कमजोर रोशनी देख सकते हैं। लेकिन अगर आकाश में स्थायी छल्ला हो जो रोशनी को परावर्तित और फैलाता है, तो रात की पृष्ठभूमि और भी ज्यादा उज्जवल हो सकता है। और जब आकाश ज्यादा उज्जवल होता है तो बहुत दूर और बहुत कमजोर दिखने वाली चीजों को देखना और भी मुश्किल हो जाता है। एक तरफ रात का दृश्य और भी ज्यादा शानदार हो जाएगा, दूसरी ओर शायद हमने ब्रह्मांड के कुछ सबसे महत्वपूर्ण रहस्य कहीं अधिक धीरे खोजे होते। शायद विज्ञान का इतिहास भी अलग तरह से चलता। संभव है कि ब्रह्मांड की असली व्यापकता समझने और तारों, आकाशगंगाओं व अन्य ग्रहों का अध्ययन करने में हमें अधिक समय व कठिनाई होती। और यहीं पर सवाल और भी रोमांचक हो जाता है, पृथ्वी के चारों ओर फिर से छल्ले बनने की संभावना खत्म हुई है या नहीं, वैज्ञानिक पूरी निश्चितता से नहीं कह सकते। लेकिन कुछ ग्रह शोधकर्ताओं के अनुसार रिंग सिस्टम ब्रह्मांड में कोई अनोखी घटना नहीं है। सही परिस्थितियों में ये रिंग्स टकराव, चंद्रमाओं के विनाश या किसी ग्रह के बहुत पास आ गए क्षुद्र ग्रहों से बन सकते हैं। इसका मतलब है कि भले ही हम अभी कोई रिंग नहीं देख रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं कि भविष्य में ऐसा होना असंभव है। बिल्कुल, अगर ऐसा कभी हुआ भी तो हम इसे देख नहीं पाएंगे। आने वाली कई पीढ़ियां भी इसे नहीं देख पाएंगी। लेकिन यही विज्ञान का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। भले ही हमने अतीत को सीधे नहीं देखा, लेकिन हम पत्थर, मिट्टी और अंतरिक्ष में छोड़े गए निशानों से कहानी को जोड़ सकते हैं। कुछ प्राचीन क्रेटर, अनोखे रासायनिक संकेत और आधुनिक कंप्यूटर मॉडल्स से वैज्ञानिक एक ऐसी दुनिया की तस्वीर बना पाते हैं जो बहुत पहले गायब हो चुकी है। एक पृथ्वी जिसका आसमान शायद अलग था, एक पृथ्वी जिसमें शायद अपने ही छल्ले थे। और भले ही ये विचार पूरी तरह से साबित नहीं हुआ है, यह दिखाता है कि हमें अपने ग्रह के इतिहास के बारे में अभी भी कितना कुछ नहीं पता है। क्योंकि अगर ये नए अध्ययन सही हैं, तो दसियों लाख वर्षों तक इंसान के आने से पहले जो जीव रहते थे, वे एक ऐसे नज़ारे को देखते थे जिसे हम अब कभी नहीं देख पाएंगे। एक विशाल घेरा
जो पृथ्वी के चारों ओर था और धीरे धीरे गायब हो गया, जब तक कि वह सिर्फ उन रहस्यों का हिस्सा नहीं बन गया जिन्हें आज का आधुनिक विज्ञान सुलझाने की कोशिश कर रहा है।